अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। आलमी मंजरनामे पर कई अहम पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमास ने अमन मंसूबे पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है, जिसके बाद गजा में जंग बंदी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। अमरीकी सदर की अगर बात की जाए तो इसराइल को तनबीह की गई है उनकी जानिब से कि फौरी तौर पर गजा पर बमबारी को रोका जाए ताकि यरगमालियों को वहां से निकाला जा सके। और अगर हम अमरीकी सदर की बात कर रहे हैं तो फिर मैं उनका ट्वीट भी शेयर करना चाहूंगी, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि एन एग्रीमेंट मस्ट बी रीच्ड बाय संडे 6 PM, वरना दुनिया हमास का वो हाल देखेगी जो आज से पहले नहीं देखा गया। जिसके बाद हमास की जानिब से इस जो प्रपोजल दिया जाता है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आता है और हमास ही कहता है कि ठीक है, मशरूत रजामंदी है हमारी और यरगमालियों को रिहा करने पर भी आमादा हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब ये मामला शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, तो फिर इसराइल टाइम्स की जानिब से क्या कहा जाता है। इसराइल टाइम्स जब इसे पोस्ट करता है तो बताता है कि हमास की जानिब से प्रपोजल दी गई थी इसराइल को कि आपको हम आपके यरगमाली वापस दे देते हैं, आप इस जंग को इधर ही खत्म कर दें। तब उस वक्त इसराइल उसके ऊपर राजी नहीं होता, यानी इसराइल के अहदाफ कुछ और हैं। आप यहाँ देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान भी मशरिक़ वस्ता में गजा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस सूरत हाल पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। उनके अलावा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनीक नाजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जबकि मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी मसूद खान साहब से। सर, आप मुझे ये बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि कतर वाले इंसिडेंट के बाद अमरीका हो या अरब ममालिक हो, उनकी जानिब से नेतन्याहू पर दबाव डाला गया है और वो कुछ लचक दिखाने पर भी आमादा हो गए हैं। लेकिन ऐसे में हमास की आप बात करें तो हमास ने भी कहा है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर गौर किया जाए इजराइल की जानिब से, अमरीका की जानिब से, जबकि नेतन्याहू भी कहते हैं कि हमास को, या अमरीका भी ये कहता है कि हमास को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अभी हमें इसके अंदर कोई डेडलॉक नज़र नहीं आ रहा, आमादगी नज़र आ रही है। मगर अब होगा क्या? इस डेडलॉक को भी तो ख़त्म करना है ना, तो क्या होगा? क्या दोनों को बैक ऑफ करना होगा, इजराइल को भी और हमास को भी? आपको नज़र आ रहा है कि ये बेल मंडेर चढ़ेगी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें तो हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है एज फार एज मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं, गजा की बात करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी देखें अंडर हेवी प्रेशर में था, स्पेशली जो पब्लिक ओपिनियन वेस्ट में था और अमेरिका के अंदर भी था। इवन जो उनके अपने रिपब्लिकन्स भी यही बात कर रहे थे, डेमोक्रेट्स भी ये रेस कर रहे थे। जिस तरीके से इजराइल एट्रॉसिटीज कर रहा था, एथनिक जेनोसाइड वहां पे हो रहा था, तो वो था। फिर एट सेम टाइम ट्रंप देखें जिस दुनिया भर में ही सेट की ही इज अ पीस मेकर, वो जंग की बात नहीं है, तो वो उसके लिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको वो सेटल करें। और जिस तरीके से देखें कि इनिशियली 21 पॉइंट्स थे, सब्सिक्वेंटली दे केम टू 20, लेकिन जब ये नेतन्याहू वहां पे गए तो इसमें तब्दीलियां की गई हैं और अकॉर्डिंग उसने कहा मेरे लिए प्रेशर है तो आप इस अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर दें। सो जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि वो ड्राफ्ट नहीं था जो एक्चुअली इट वाज एग्रीड अपॉन, बट लेकिन एक स्टेप था टुवर्ड्स कि सीज फायर हो। और इसके बाद देखें कि जिस तरीके से लाइटली खतरा ये था कि इससे हमास वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो की। दो चीजों पर उन्होंने कहा कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वहां पे होगी तो कोई इश्यू नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा कि हॉस्टेजेस को हम रिलीज कर देंगे, और तो एक पॉजिटिव स्टेप था। इस पे बेस करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इजराइल को कहा कि स्टॉप बॉम्बिंग। सो एक प्लस है। अब ये देखें कि उसकी इम्प्लीकेशन ग्राउंड पे आप देखें कि गजा के अंदर जो सेलिब्रेशंस हमने देखी हैं कि जिस तरह वहां पे लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमास मान गया है, तो उससे इंडिकेट हो रहा है कि पॉजिटिव है, कि बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी सफरिंग्स कम होंगी। क्योंकि इजराइल के अंदर जो फैमिलीज हैं हॉस्टेजेस के, वो खुश हैं, बाकी लोग भी जनरली बहुत खुश हैं, लिविंग असाइड फॉर राइट। सो इसकी आप देखेंगे चंद दिनों के बाद या चंद महीने के या अंदर ही इट विल वाटरलू साबित होगा नेतन्याहू के लिए, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। एग्जैक्टली। लेकिन जहां हम न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे थे और अमेरिका और अरब के दबाव के बाद नेतन्याहू में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है, वहीं पर मैं चाहती हूँ अनीक नाजी साहब, मैंने आगाज़ में हवाला दिया था इजराइल टाइम्स का, जो ये खुद शाया कर रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद 9 अक्टूबर को हमास ने क्या प्रपोजल दी।
कि आपको हम आपके यरगमाली वापस दे देते हैं, लेकिन उस वक्त इसराइल आमादा नहीं हुआ। और बाद में जब उसने इंटरवीन कर लिया, जब वो दाखिल हो गया, तो उसका ये कहना था कि हम तो अपने यरगमाली लेने आए हैं। तो फिर ये धोखा किसको दिया जा रहा है? और अभी जो पॉइंट्स रखे गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद कराना इतना आसान होगा? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू और उसके जो साथी हैं, ये फार राइट के इंतहा पसंद जुनूनी, वो तो जाहिर है बहाना बना के उन्होंने एक हमला किया और उनकी तो तसल्ली नहीं होगी। वो तो बुनियादी तौर पे यानी उनका तो मामला ये था, लिहाजा उनकी दिलचस्पी कभी थी ही नहीं कि हमास जो है वो यरगमाली रिहा करे। खुद इस तरह का 7 अक्टूबर का हमला, उसमें भी बहुत सारे सवालात हैं कि हमास ये करने में कामयाब कैसे हो गई, क्या उन्हें उकसाया गया था, क्या उन्हें मौका दिया गया था, ये भी आज तक ज़ेर बहस है। इसराइल की सिक्योरिटी कहाँ चली गई थी आखिर? तो वो ख्वाहिशात अपनी जगह, हमें दुनिया को समझने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमें, देखिए, इसराइल की जो पैनिक है या जल्दबाजी है या ग्रेटर इसराइल के जो उसके नक्शे हैं उन पर इसरार है और सारी की किसी को वो सुन नहीं रहा, किसी को खातिर में नहीं ला रहा। उसने अपने पूरे मुल्क की पोजीशन बरतानिया में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में इंतहाई कंट्रोवर्शियल कर ली है। अमेरिका में जिसको जेन-ज़ी कहा जाता है, वो उसके यानी इसराइल के तमाम की तमाम पॉलिसीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। अमेरिकन कैंपसेस में जो हमने देखे हैं मुजाहरे, वो बहुत बड़े मुजाहरे थे, बरतानिया में बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। तो ये इतनी भारी कीमत जो इसराइल ने दी है पूरी दुनिया में, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर दिया है। उसके क्यों इतना पैनिक क्यों है, उसके पीछे हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर दूसरी जंग अजीम के बाद स्टैब्लिश हुआ था जी, वो पहली मर्तबा वो बहुत सीरियस आप कहें उसके लिए चैलेंज चाइना की सूरत में पैदा हो गया है। और चाइना जो है उस बहुत सारे मामलात में वो अमरीकी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ के चला, यानी पीछे छोड़ दिया सही। और उनकी जो स्पीड है चाइना की, वो कंट्रोल करने की अमेरिका अपनी तमाम तरह कोशिश के बावजूद उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसराइलियों को ये इल्म में है कि चाइना का जो राइज है और मिडिल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस है, ईरान और सऊदीया के उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करवा दिए खामोश रहते हुए। तो इसराइल का पैनिक ये है कि इससे पहले कि चाइना आगे बढ़ के उनको चैलेंज, अमेरिकी जो डोमिनेंस है उसको फाइनली चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाए। अमेरिका और यानी इसराइल के पैनिक की वजह बता रहा हूं कि उसकी वजह यह है कि उनका पैनिक वहां पे यह है कि इससे पहले कि उनके पास वो ताकत अमेरिका की, यानी अमेरिका अगर खुद ही दुनिया में गैर मौसर हो जाता है या मिडिल ईस्ट में गैर मौसर हो जाता है, चीन एक मुतबादल ताकत के नाम पर के सूरत में सामने आ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो इसराइल की वो गुंडागर्दी नहीं चल पाएगी 10 साल के बाद जो आज चल रही है जी। ये है उनका पैनिक कि हम गजा को भी यानी और वेस्ट बैंक को मिला लें साथ और उसके बाद इन फलस्तीनियों से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा लें। चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के बायस हो रहा है। सर, शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं पर ये मामला सेटल होता नजर आएगा? और वो जो बात है ना कि कहा यह जा रहा है मशरूत रजामंदी जाहिर की गई है हमास की तरफ से, तो अभी ये मशरूत है, इट्स नॉट ओवरऑल। देखिए मुनीज़े, पहली बात तो ये है कि इसराइल को इस बात का इल्म है कि हमास से उसने अपने मगवी जो हैं, जो ज़ेर हिरासत इस हमास के पास है, उनको वापस लेना है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ नेतन्याहू के कलेजे में एक मरोड़ सा उठ रहा है कि एट एनी कॉस्ट वो बंदे जो हैं वो वापस किस तरह आते हैं। दूसरा, आप देखें ना, जब सुलह होती है तो फिर तड़ियाँ नहीं होती। अमरीकी सदर ने 72 घंटे का कह दिया, फिर 48 घंटे का कह दिया। यार, गजा में 2 साल के बाद अमन हो रहा है, हम सब खुश है, अल्लाह करे अमन हो, अमन ही अच्छा है। लेकिन नेतन्याहू को अमरीका ने बज़ोरे ताकत जो है वो खामोश करवाने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह हमास को भी कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो खामोश करवाने के लिए मुआहदे पर राज़ीमंद। कुछ बज़ाहिर रजामंदी तो हो गई है, लेकिन मैं सूरज के सामने क्या चिराग दिखाऊं? मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब नजर आ रहे हैं, तो ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा जो है वो मुझे कुछ नजर आ रहा है कि किसी हद तक ना वो अब होने लगा है, कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन मशरक़ वस्ता में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अमन नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ग्रेटर जो इसराइल है, उससे तो इसराइल दस्तबरदारी का इम्कान मुझे नजर नहीं आता। आपको आता तो मेरे नाज़रीन को बता दे।
देखें जी, शुरू के 21 पॉइंट्स थे, उसमें जो आखिरी पॉइंट जो 21 थे, बाद में जो 20 निकले, तो उस 21वां पॉइंट जो था 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही थी। ये तो बाद में आके उन्होंने उसमें से निकलवा दिया है। अगर हम देखें कैंप डेविड्स को देख लें, ओस्लो अकॉर्ड को देख लें, तो उसमें ये चीजें हैं कि ओस्लो अकॉर्ड में जो पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उसमें यासिर अराफात और प्रॉब्ली बेगन उनका नाम था, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त उन्होंने एक दूसरे को रिकग्नाइज कर लिया था। उस वक्त यासिर अराफात ने भी कहा था इजराइल इंडिपेंडेंट स्टेट है, उन्होंने फलस्तीनियों की अथॉरिटी भी मान ली थी। तो वो स्टार्ट है। और देखें कि तमाम मुस्लिम ममालिक का यह मानना है 2 स्टेट सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन, और दैट टू 1967 से पहले की जो लाइंस थी, और यही आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है। और देखिए सब्सिक्वेंटली अगर ये इवन जो बोर्ड ऑफ पीस अगर ये प्रीवेल कर जाता है, एस्टेब्लिश हो भी जाता है, तो उसको हेड करना है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। सो देयरफॉर उसकी वही भी गारंटर जो देखे ना कि बाकी 8 मुस्लिम ममालिक को तो उन्होंने कमिट किया हुआ है। सो वो वहां पे कंट्रोवर्शियल जो इसमें बंदा है वो टोनी ब्लेयर है, जो वहां पे इस पार्टी में शामिल होगा। तो बाकी मुस्लिम जो ममालिक हैं कि वो दे विल इंश्योर कि देखें मसला आसान नहीं है, पेचीदा है, इट विल टेक टाइम। लेकिन जो ग्रेटर इजराइल वाला मसला है अब ये वो हो ही नहीं सकता है जिस तरीके से अभी रियलाइजेशन गल्फ कंट्रीज में हो रही है, एल्सवेयर भी, बाकी जो चाहे वो इजिप्ट है, जॉर्डन है, सबको महसूस हो रहा है कि उनके लिए क्या खतरात है, जिस तरह कतर पे हमला हुआ था। ठीक है, लेकिन मसूद खान साहब, अगर हम इसको लेकर जाएं इख्तिताम की जानिब, तो हमने यही नतीजा निकाला है ना कि जब ये फैसला हुआ है, हमास की जानिब से इस पर जवाब आया, अमरीकी सदर ने भी कह दिया कि फौरी तौर पर हमलों को रोक दिया जाए ताकि वहाँ से अपने यरगमालियों को बआसानी निकाला जा सके। और जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये मामला सेटल होता नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो मस्बत पेशरफ्त है वो हमास का जवाब है। लेकिन ऐसे में आलमी मंजरनामे पर एक और पेशरफ्त सामने आ रही है, और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा अभी भी उसके अंदर हिम्मत, जुर्रत और व्हाट्सएवर यू कैन से वो बाकी है कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटाने की धमकी दे रहा है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपको बताते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का नक्शा वर्ल्ड मैप से हटाने की धमकी। भारत में इंतखाबात के करीब आते ही भारतीय आर्मी चीफ और फजाइया चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो फिर भारत बिल्कुल नरमी नहीं दिखाएगा, जबकि एपी सिंह का ये कहना है कि F-16 समेत 10 तैयारे गिराने का वो दावा कर रहे हैं। तो भारत की जानिब से इस किस्म के ऑल फॉल बयानात माजी में भी आते रहते हैं, लेकिन अब की बार ये समझ नहीं आ रहा कि ज़रूरत क्या पेश आई भारत के चीफ्स को कि वो बाहर निकलें और आकर सियासी कैंपेन में इस किस्म के बेहुदा बयानात दें। हमारे साथ क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी वही इस पर मज़ीद वजाहत दे दें कि सर आप देखें 6 माह के बाद बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं, 6 महीने बाद उन्हें ख्याल आ रहा है कि हमें आकर दोबारा से पाकिस्तान को धमकी देनी है, पाकिस्तान को बताना है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और अब की बार को नरमी नहीं बरती जाएगी। क्या वो अपना सबक भूल गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इस किस्म के स्टेटमेंट से क्या साबित करना चाहता है भारत? ये देख लीजिए, एक हमें बैकग्राउंड में देखना चाहिए बिहार के इलेक्शंस हैं, और बाकी देखिए गिमिक्स हैं, और जिस तरीके से जो और जो मोदी का जो इंफॉर्मेशन सेल है वो मोदी साहब को अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको उठा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। सो देयरफॉर ये रेटरिक्स जो हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखें कि एक हफ्ते में मेरे ख्याल में 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरह आपने बताया है कि आर्मी चीफ की तरफ से भी आया है, एयर चीफ ने भी स्टेटमेंट दी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसमें बात की है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। देखेंगे रेटरिक के हद तक तो ठीक है, और स्पेशली मैं इस बात के मैं हैरान हूं कि जो सरदार साहब हैं, एपी सिंह साहब, वो तो लगता है कि वो पंजाबी फिल्मों को कोई कॉमेडियन है, वो या कोई बॉलीवुड में कॉमेडी कर सकता है, इतना वो झूठ बोलते हैं। और उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपने अकॉर्डिंग इस तरह बोलना है। और अभी वो कभी देखें, पहले उसने कहा 6 जहाज थे, अभी 10 पे आ गया, हो सकता कोई अरसे बात कर देगा हमारी एयरफोर्स ही उसने खत्म कर दी है। तो इस तरह के बयानात है, और ये है कि अगर सबूत है तो सबूत लाए ना। देखें हमने क्या किया, पाकिस्तान ने 4 राफेल के टेल नंबर्स बताए, हमने कहा एक SU-30 था,
एक मिराज 2000 था, और एक हमने कहा मिग 29 था, और एक जहाज जो यूएवी था हेरोन जो इसराइली था, हमने कहा हमने गिराए, हमने सबूत दिए, हमने कहा इस 400 जो है इसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया है। और हमने विंग कमांडर जो प्रॉबली अलाउद्दीन उनका नाम था और रिजवान नाम था उनका, तो कि हमने वो भी डिस्ट्रॉय किया है। सो हमने तो एस्टेब्लिश किया। दैट्स वाई आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं 7 जहाज गिरे हैं, तो यही है। अगर F-16 तो अमेरिकन जहाज है तो अमेरिका वालों से पूछे ना, सबूत ले आए अगर यहाँ से जहाज डिस्ट्रॉय हुए हैं। सो देखें कि ये आप समझ ले एक सिचुएशन वो बिल्ड कर रहे हैं। और आप ये भी देखें ना, पाकिस्तान का टोटल $9 बिलियन का बजट है, इंडिया के $80 बिलियन का है। 140 मतलब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वो पाकिस्तान के सामने मार्के हक और बुनियाद महसूस में तो ठहर नहीं सका। तो पाकिस्तान कैसे जोग्राफिया से तब्दीली और चेंज करवाएंगे? हम तो इंडिया देखें, हम इंडिया को वी कैन रेज इंटायर इंडिया टू द ग्राउंड। आपको याद हो DGISPR ने कहा था अभी हम जब करेंगे तो वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम तो वहाँ आपको ना वहां से वेस्ट बंगाल से आपको मारना शुरू कर देंगे और लेके आप राजस्थान तक आएंगे। हमारी वो कैपेबिलिटी है, वी हैव एस्टैब्लिश आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी है। सो आप समझ ले कि ये रेटरिक्स हैं, वो मोदी साहब का इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे इलेक्शन बिहार के आ रहे हैं तो उसमें ये सारी बातें कर रहे हैं। और उनके चीफ भी देखे अनफॉर्चुनेटली जनरल साहब ने भी ऐसी भड़के मारी हैं, और उसको भी पता है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो तो यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सामने एज फार एज मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात होती है तो पाकिस्तान के सामने कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इज्जत उनकी मलियामेट हो गई उस रेत में से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े जर्रे निकाल कर अपनी इज्जत दोबारा बहाल करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो 7 तैयारे थे, वो कोई 7 छोटे मोटे कोई टॉय जेट्स नहीं थे, वो बड़े तैयारे थे, और पाकिस्तान ने ये मार्का अपने नाम किया है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ, भट्ट साहब आप देखें, ये कहते हैं ये पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, वर्ल्ड मैप से ही गायब कर देंगे। और जहां मैं वर्ल्ड मैप की बात कर रही हूं तो इनकी ख्वाहिश जो कि अखंड भारत है, उसका नक्शा ये अपनी लोकसभा में लगाए बैठे हैं, ये तो उसको नहीं अचीव कर पा रहे, ये तो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, और ये बात करें पाकिस्तान को मिटाने की तो ये किस तरह करेंगे? ठीक कह रही हैं मुनीज़े, जवाब देता हूँ। ये मिटाना इन बेचारों ने क्या, बनिए ने क्या मिटाना है? आप जो बात कर रही हैं ना, ये भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह जो है अमरप्रीत सिंह। अच्छा, वैसे मैंने जो देखा है सिखों में कुछ बहादुरी देखी है, अच्छी कौम है, लेकिन ये सिखों में मैंने पहला कुछ सिख देखा है ऐसा कि जो कि इतनी कमाल महारत से झूठ बोलता है, जिसको मतलब कि कोई वर्ल्ड पीस का कोई इनाम, नोबल इनाम, कोई इस तरह का चीज़ देना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर है, वो एक बच्ची है उसवा फातिमा, तो मुझे ये कागजात दे रही थी, तो मैंने कहा इसमें क्या है, इसका सिंह साहब का बयान है। उसने कहा सस्ता नशा कर कर जो कहा जाता है वो इसने कह दिया, यानी सस्ता नशा करता है वो करता है, ये उसवा फातिमा ने कहा है। अब सवाल ये है, जिस तरह जो असल बात पर आते हैं, असल बात ये है, देखिए वो कह रहा है कि अमरीकी F-16 की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि JF-17 चीनी टेक्नोलॉजी, अमरीकी से चीनी टेक्नोलॉजी दोनों को उसने तबाह और बर्बाद कर दिया, ये एयरफोर्स का कहना है। अगर अकल से ये बात सोची जाए तो इसका कोई आर्गूमेंट, कोई सबूत नहीं। और जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया वजहनात बाहर का लक्ष्य, दुरुस्त बात है। वजहनात यूनाइटेड नेशन में जो शहबाज शरीफ का खिताब, वजहनात वहां पर अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने जो बात कर दी, उसने भी कहा 7 तैयारे। ये आग लगी हुई है, ये तकलीफ हो रही है कि हम किस तरह 6 महीने का आपने जो फिगर दिया, 6 महीने बाद भी वो बात कर रहे हैं। और यार इनकी पार्लियामेंट के अंदर लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने भारत के तैयारे जो गिरे हैं उनका मलबा देखा है। लेकिन सादा सा सवाल सिर्फ मैं पूछना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब आपसे, सिंतास मुआहिदा भी ताहाल मुअत्तल किया हुआ है भारत ने, एक। दूसरा, अगर ये जंग की तैयारी दोबारा करता है, जो कि फड़फड़ा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अगर ये काम करता है तो अमेरिका जो सदर ट्रंप है वो कहां खड़ा है और सऊदी अरब इस वक्त कहां खड़ा है? कोई मिस एडवेंचर जो है उसकी इजाजत ये इंटरनेशनल देंगे इसको? इज इट पॉसिबल ब्रिगेडियर साहब? मुमकिन ही नहीं है। देखें कि एडमिस एडवेंचर के लिए हालात और वाकयात चाहिए, एक सिचुएशन बिल्ड होनी चाहिए, ग्राउंड की रियलिटीज चाहिए जिसकी वजह पर बुनियाद पे आप कुछ कर सकते हैं।
जिस तरह पहलगाम का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया और उसको बुनियाद बना के इन्होंने ये स्टेज सेट करने की कोशिश की, तो दैट हैज फाइट बैक। और अब फ्यूचर में ऐसा इनके पास वो नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे, अमेरिकन का अभी देख लें या वेस्टर्न कंट्रीज का देख लें, वो ऑलरेडी इन पे जिस तरीके से टैरिफ लग रहा है और दूसरे अभी आपने वीजे पे भी जो उन्होंने मुश्किल कलामी की माजरत, लेकिन सर मुझे एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं इस पर यही कहना चाहूंगी, जो आंखों का तारा कभी जाता था आज वो सबकी आंखों में खटक रहा है। और अगर भारत ये समझता है कि वो अपना ये हदफ अचीव कर लेगा, पाकिस्तान की जो शान है, जो आन है, उसको मिट्टी में मिला देगा, तो फिर इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और आपसे फिर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जाती उम्रा पहुंच गए और वहां उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से, और उस मुलाकात में मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। कई उमूर पर बातचीत की गई, लेकिन अंदर की खबर क्या है ये हम जानेंगे शहजाद हुसैन भट्ट साहब से। भट्ट साहब बताएं, किन किन उमूर पर बात हुई और क्या वो रूठों को मनाने और मुआफ़ीनामे का भी जिक्र आया कहीं? जी दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े, बड़ी अहम मुलाकात थी, क्योंकि मलेशिया जा रहे हैं शहबाज शरीफ कल, तो ये आज जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जो मुलाकात की है, इसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे ज़राए हैं, बाइतबार ज़राए हैं, उन्होंने पहली बात तो ये कही है कि आज़ाद कश्मीर पर जो मामला चले हैं सारे, उस पर इफ़हाम व तफ़हीम से मामला जो हल हुए हैं, उस पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। और उसमें ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ को कि राजा परवेज़, अशरफ, कमरुज़्ज़मान, कायरा, इन लोगों की जो खिदमात राना सनाउल्लाह के साथ आज़ाद कश्मीर का मसला हल करने पर हुई है, इस पर मुबारकबाद भी दी है और पैगाम भेजा है थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के इन अफराद को मुबारकबाद दी जाए। एक तो आज़ाद कश्मीर के टॉपिक पर मेरे ज़राए ने बताया है कि ये बात हुई है। सेकंड जो बात हुई है वो पैलेस्टाइन के मुतल्लिक हुई है कि पैलेस्टाइन में जो मामलात हैं, शहबाज शरीफ ने अपना सारा दौरा जो बाहर गए हैं, अरब ममालिक गए हैं, अमेरिका गए हैं, वो सारी बात की है। उसके बाद मेरी इत्तलात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह टास्क दिया है कि जब तक पैलेस्टाइन में हमने उसको तस्लीम नहीं करना है, जब तक पैलेस्टाइन में अमन की बात नहीं हो जाती। और आखिरी तीसरी बात, जो पीपल्स पार्टी के साथ मामला चल रहे हैं, अफरा तफरी का आलम है, पार्लियामेंट से वॉकआउट हो रहा है, इस पर भी नाराजगी का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी को मनाने और ख़ास तौर पर एक नाम लिया है उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान मेरा भाई है, उसको नाराज नहीं करना है, उसको साथ लेकर चलना है। इन तमाम टॉपिक्स पे मुनीज़े गुफ्तगू हुई है। अनीक नाजी साहब, आप मुझे बताएं, पहले बात मुआफ़ी नामे की चल रही थी, लेकिन आज जब मैंने मुताला किया तो पता चला कि अज़मा बुखारी साहिबा भी कुछ मरियम नवाज़ के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए तनकीदी निश्तर बरसा रही है। तो ये मामला तो तूल पकड़ा है, सेटलमेंट की तरफ तो आ नहीं रहा, और अगर इत्तेहादी ही इख्तलाफ में आ जाएंगे तो फिर ये मामला कैसे चलेगा, हुकूमत कैसे चलेगी? देखिए जी, मैं इससे पहले कि आपके सवाल पे कुछ तबसरा करूं, मैं करेक्शन होनी चाहिए। टोनी ब्लेयर जो है बरतानिया के, ये बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं जी, और उस प्लान के मुताबिक जो कि प्रपोज्ड है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जी, उसके मुताबिक उनका नाम आ रहा है कि उसकी अल्टीमेट वो खुद करना चाहते हैं, एक तरह की पोजीशन लेना चाहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जी, एक इंटरनेशनल बॉडी की जो रूल करेगी, और उसके बाद अपना नायब के तौर पे वो साबिक 25 के करीब अफराद की वो सरबराही कर रहे होंगे उसमें। हाँ जी, लेकिन ये अभी तक सारी की सारी प्रपोजल्स हैं। हमास ने जो एक्सेप्ट किया है और जो कमालियों को रिहा करने का जो रजामंदी जाहिर की है, मैं यहाँ लंदन से बैठ के आपको रिपोर्ट कर सकता हूँ कि बरतानिया में यहाँ पे के जो मुकामी रेडियोज़ हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें इस बात को बहुत सराहा जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मामला अमन की तरफ बढ़े और इसराइल भी इस बात को माने। ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जाहिर है कि एक दूसरे के ये इनकी एक तवील माजी है, ये यानी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इनका एक इत्तेहाद है जो वफाक में कायम है,
और वफाक में हुकूमत की जो सरबराही है या वजारत उज़्मा है वो शहबाज शरीफ के पास है। तो हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तलखी देखने में आ रही है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से देखने में आ रही है। वफाक की तरफ से तो आपने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ ने बाकायदा ऐवान में खड़े होकर मादरत भी कर ली मरीम नवाज के एक बयान पे। उसके अलावा भी वफाक में जो मुस्लिम लीग में जो उनके इत्तेहादी हैं वफाक में, वो तो आपको वहाँ से कोई तलखी या कोई जवाबी कार्रवाई काबिल जिक्र किसी लीडर के मुंह से आप उस तरह के बातें नहीं सुन रही जो पंजाब हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। जी। उनकी अपनी ग्रीवियंसेस हैं ज़ाहिर है, और पीपल्स पार्टी की अपनी है। तो जब तक तो ये मामला रहेगा, आप कहिए कि सियासी, तो उनका हक है, सियासी जमात एक दूसरे से इख्तलाफ करे ना करे, ये उनकी मर्जी है, किस हद तक करते हैं किस हद तक नहीं करते। लेकिन ये जब इसमें कौमियत आ जाती है तो तबाही जो है ना, वो तबाही का नुस्खा दरअसल वो है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी लड़ाई रहे तो बिल्कुल फितरी है, यही होगा। लेकिन अगर ये कौमियत की तरफ चली जाएगी कि ये खुदा ना खास्ता पंजाबी वर्सेस सिंधी, अगर वो इसमें से एंगल निकलेगा तो वो वफाक के लिए भी तबाहकुन है, वो समाज के लिए भी तबाहकुन है, वो हम सबकी बदनसीबी है। लिहाजा मुझे और आपको ये पूरी ताकत से आवाज उठानी है और इन दोनों जमातों से ये दरखास्त कर रही है कि आप अपनी लड़ाई सियासी रखें, इश्यूज के ऊपर रखें, आप कारकर्दगी में मुकाबला करें। आप को पूरा हक है कि आप यानी एक दूसरे के जो सूबों के अवाम है उसको माइल करें। सिंध सिर्फ पीपल्स पार्टी उसकी मालिक नहीं है, पंजाब की मालिक सिर्फ नून लीग नहीं है। नून लीग को अपनी कोशिश करनी चाहिए सिंध में जगह बनाने की, पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करे पंजाब में जगह बनाने की, मगर उसमें कौमियत नहीं आनी चाहिए। मैं जिस पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ वहां पे हमें ये एक यानी कलमे के बाद जो दूसरी चीज हमें सिखाई गई, बताई गई, तरबियत की गई, वो ये थी कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में हमारी कोई कौम। अनीक नाजी साहब, इसीलिए तो कंसिडर किया जा रहा है कौमियत वाली बात पे भी कि सूबे ज़्यादा बना दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर जहां हम ये बात कर रहे हैं कि यह कौमियत की तरफ लड़ाई नहीं जानी चाहिए, वहां मरीम नवाज साहिबा की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो पंजाब के अवाम को क्रिटिसाइज पहले कौन कर रहा था और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था? मैं चाहती हूँ सायरा बानो साहिबा इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो वो भी शेयर करें। जी सायरा जी। अस्सलाम वालेकुम मुनीसे, अब अभी बात बिल्कुल सही की कि ये जो लड़ाई है अपनी सियासी रखें, इसमें जात पात को मत लेकर आए। पर मुझे इस सारी चीजों में ये लगता है कि उधर से उन्होंने पंजाब कार्ड निकाल लिया अपने फादर के फुट स्टेप पे अमल करते हुए कि वो था ना, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ इलेक्शन में सिंध कार्ड हमेशा निकलता है, वो सिंध कार्ड निकले, भुट्टो कार्ड निकले, वो यहाँ पर अब कभी लगता है कि जैसे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी जो मरती हुई सियासत है, उन्होंने एक दूसरे को ये नारे दे दिए कि वो सिंध के हिसाब से बात करें और वो पंजाब के। लेकिन देखिए ये कौमियत वाली जो बात है ये सिंध की तरफ से नहीं निकली। ये मैंने पहले भी कहा था कि कोई एक सहाफी है जिन्होंने कोई एक्सपायर्ड गुड़ खा लिया था और जिन्होंने सिंधियों की दिल आजारी की, एक जानवर से उसको मुशाबत देके, यानी कि उनसे कोई बात नहीं करता, हम उनको कुछ समझते ही नहीं है ना, वो 3 में ना 13 में। अगर नून लीग के वो मंजूर नजर है तो उसमें हम लोगों को कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करना किसी उसके लिए, ये सारी चीजें ये नहीं होना चाहिए। और ये जाहिर है पीपल्स पार्टी और ये इन दोनों का वो होता है कि आपने पहले भी देखा होगा एक दूसरे को लड़काना की सड़कों पर से घसीटने से लेकर पेट फाड़ने तक। और फिर बिलावल साहब ने तो बड़े खुले दिल से कहा था कि शहबाज शरीफ जो जितने नून के वजीर आजम नहीं है जितने पीपल्स पार्टी के। तो मुझे नहीं पता कि मरियम साहिबा के आस पास कौन लोग हैं, कौन उनको ये समझा रहा है कि अगर आप ये पंजाबियों के हकूक या इन चीजों का नारा लगाएंगी तो आपको अगले इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी, या ये कामयाबी की कुंजी है। सबसे बड़ी बात, अभी यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा, हम अभी कुछ 1-2 दावतें थी, आप समझ लें कि वो ड्राइंग रूम मीटिंग डिस्कशन या कुछ भी था जी। लोगों के यहाँ पर जज्बात बहुत ज्यादा है, जो उन्होंने बोला ना मेरा पंजाबी मेरा पानी मेरी मर्जी। तो यहाँ पर मुझे ये कहा गया कि तुम क्यों खामोश हो। मैं हंस पड़ी, मैंने कहा चाहिए पीपल्स पार्टी और नून की एक दूसरे को वो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो मैंने कहा तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा समंदर हमारी मर्जी, हमारी गैस हमारी मर्जी, हमारी बिजली हमारी मर्जी, तो आप मुझे बताएं कि फिर क्या होगा।
एग्जैक्टली क्या होगा? तो और अगर हम भी ट्रंप की तरह 1000% टैरिफ लगा दें कि जो पंजाब की चीजें समंदरी रास्ते से आएंगे उस पर सिंध को ये 100% ये टैरिफ यहाँ पर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? उनको कहें कि कुछ सियासी बसीरत इस्तेमाल करें। हुसैन भट्ट साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं मुनीज़े सिर्फ एक फिक्र है सायरा, आप जो फरमा रही हैं इंतहाई काबिल एहतराम है। एक पाकिस्तान में एक चीज की तकसीम हो गई है कि ये पानी तेरा है, ये पानी इसका है, ये इसका हिस्सा है। अपने अपने जो चीज आपने डिवाइड कर दी, उस चीज के बाद दूसरे को कदगन लगाना और यही कहना कि हर पैसा तकसीम होगा ये बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड पर, ये ऐसे तो ना करें कि समुंदर हमारा, पानी हमारा। जब आपने डिवाइड कर दिया है कि ये मुनीज़े का है और ये अनीक नाजी साहब का पानी है, अब अनीक नाजी की मर्जी है कि वो उस पानी को जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। सारी ये बातें छोड़ दें कि ये, अब मैं क्या कहूँ, उनकी कुछ बातें सही हैं, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट का था। इस चीज पे मैं साथ हूँ कि मुतासरीन और मुस्तहकीन में फर्क होता है। चले ये इनका आपस में है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। दूसरा, आपने एक बहुत अंदर की खबर दी थी, क्या बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब के कान नहीं खींचे कि तुमने नकात पढ़े भी नहीं थे और तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुम सफर में तुमने ट्वीट कर दी। तो फिर अगर वो मौलाना फजल रहमान को पेज पे लेने की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी को तनबीह नहीं किया कि प्लीज, कि कुछ दिन ये कहते हैं गोलाबारी हो रही है और ये जो आग के शोले उगले जा रहे हैं, इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पर हम कोई आपस की इस लड़ाई झगड़े में वो रहे, जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता और उसके बाद हम ये इशू लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अनीक नाजी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ब्रीफिंग नहीं दी जा रही या मुशावरत नहीं की जा रही सियासी बड़ों से, और हम देख रहे हैं कि आने वाली जो नस्ल है वो कम्युनिकेट करिए बगैर सोचे समझे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी जैसे मरीम नवाज साहिबा ने स्पीच में रजी दादा जिनका जिक्र हो रहा है, उनका जो उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने जो बात की वो यही की कि जो बात रजी दादा ने की वो नामुनासिब थी, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। खुद रजी दादा के ख्यालात और नजरियात जिन इंतहाओं को छूते रहे, मैं खुद उनके खिलाफ रहा, मैंने बहुत लिखा, तब बाकी लोगों ने भी मुखालफत की। और उसके बाद जब उन्हें जब सेनेट में उन्हें जब बुलाया गया, तो वहां पार्लियामान में जाके जब उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऑफर कर दी, तो उसके बाद ही मामला खत्म हो जाना चाहिए था। और उसके बाद जब उनकी पीटीवी की सरकारी नौकरी चली गई, तब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो हम असल में इंतहा पसंद रवैयों के शिकार हैं। इंतहा पसंदी सिर्फ मजहब में नहीं होती, हम सियासी इंतहा पसंदी के शिकार भी हो चुके हैं कि वो एक आदमी ने माफी मांग ली, उसकी नौकरी खत्म हो गई, ये बिल्कुल ठीक बात थी, मैं भी चुप रहा। लेकिन जब उससे आगे बढ़ के यूट्यूब पर पाबंदी या उससे आगे बढ़ के जो आप कहें मतलब है जो बातें हुई, उसने फिर दोबारा से इस मौजू को खड़ा कर दिया। नहीं होना चाहिए था, बदनसीबी की बात है, लेकिन हो गया है। मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ दोनों तरफ से, दोबारा से यही याद दिलाऊंगा कि ये जो होती है, आखिरी दफा देखें जी, मजहब के नाम पर आखिरी जो बड़े पैमाने पर फसाद हुआ था वो 1947 में पाकिस्तान जब वजूद में आया था। तो हमारे खितों ने, जो हमारे खिते हैं पंजाब और सिंध के, इन्होंने वो फसाद देखा था और वो यादें लेकर आज तक मेरी नस्ल और उसके बाद आने वाली नस्लें जिंदा रहेंगी। वो मजहब के नाम पर पहला बाकायदा फसाद था, सही, उतने बड़े पैमाने पर 47। अच्छा, ये हमें याद रखना चाहिए कि नस्ल के नाम पे खुदा ना खास्ता जब कोई फसाद कहीं खड़ा हो जाता है तो ये भी उतना ही खतरनाक होता है जितना मजहब के नाम पे उठा। अनीक नाजी साहब, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं आपसे। मैं सिर्फ आपसे एक लाइन का ये फिक्रा लेना चाहता हूं, क्या ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपस की जो लड़ाई है, ये पीटीआई को पीछे धकेलने के लिए है या इसमें कोई हकीकत भी है? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसको स्क्रिप्टेड समझ रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ये हकीकी जिंदगी है। और जितनी तलखियां दोनों तरफ से, जो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, जितनी तलखी का इजहार हो रहा है, इसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये ड्रामा है। हमें बुनियादी तौर पे जो तारीफ करनी चाहिए, अभी आप ही की खबर है, वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि वो क़ब्र-ओ-ज़मान कायरा का शुक्रिया अदा करें जी, और मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलें। क़ब्र-ओ-ज़मान कायरा साहब ने कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, यानी उनके कुछ नजरियात के खिलाफ उन्होंने बात की थी। उसी क़ब्र-ओ-ज़मान कायरा को शुक्रिया का पैगाम और शाबाश का पैगाम मियां नवाज शरीफ पहुंचा रहे हैं। तो हमें बड़े दिल की जरूरत है। एग्जैक्टली, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और अगर मैं इसमें से कोई नतीजा आखिज करने की कोशिश करूं तो वो यही है कि मिलजुल कर बैठना चाहिए, और ये छोटे मोटे सास बहू के जो झगड़े हो रहे हैं ये होते रहते हैं, इख्तिलाफात रखें। मैं ये नहीं कह रहा जी, नहीं, बिल्कुल मेरा ये हरगिज मकसद नहीं है कि सब मिल जाएं और मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। ये कोई फिल्म नहीं है।
सियासी इख्तलाफात रहेंगे, उनके अपने अपने वोट बैंक हैं, उनके लेकिन मुल्की मुफाद में तो इकट्ठे होकर बैठना है ना अनीस नाजी साहब, या नहीं 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर सियासत करनी है? नहीं, मुल्की मफाद में बिल्कुल इकट्ठे हो, लेकिन मुल्की मफाद है किस रास्ते में, दोनों पार्टियों को नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ। मुल्की मफाद है क्या? एक आपकी गुजारिश और एक हमारी चाहत है। हमारी चाहत तो यही है कि ये सब मिलकर बैठे और पाकिस्तानियत के लिए और उसके लिए काम करें। और जहां तक बात आपने की थी कौमियत की, तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अगर मामला यहां तक चला जाता है, ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े अगर कौमियत की लड़ाई तक चले जाते हैं तो ये बात खराब हो जाएगी, जो कि बेहतर नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।